बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नॉवेल है हमसा न कोई। शाम होने को थी और बादल आसमान पर छाए हुए थे, जिसकी वजह से मौसम बहुत खुशगवार था। और इस वक्त मैच का आखिरी ओवर चल रहा था। बॉल अफशा के हाथ में था और बैट शिजा ने पकड़ा हुआ था। अफशा ने बॉलिंग कराई और शिजा ने फुल शाहिद आफरीदी के स्टाइल में ज़ोरदार शॉट मारा। बॉल हवा में उड़ता हुआ एक घर की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर चला गया और शिजा मैच जीत गई। तभी एनी भागती हुई आई शिजा के पास। ये क्या किया तूने? मिसेस बख्शी का शीशा तोड़ दिया, वो भी चौथी बार। शिजा ने इसकी बात सुनी तो फौरन ऊपर देखा, जहाँ से अध टूटे हुए शीशे से मिसेस बख्शी का गुस्से में लाल टमाटर जैसा चेहरा नमूदार हुआ और उन्होंने शिजा के हाथ में बैट भी देख लिया था। कुछ ही देर में वो बाहर आई और शिजा के घर का रुख किया। शिजा ने ऐनी की तरफ देखा और बोली, यार ये बुढ़िया तो मेरे घर की तरफ जा रही है और इस वक्त तो अब्बा भी घर पर है और इन्होंने मुझे बाहर क्रिकेट खेलने से मना किया था और अब तो बहुत गुस्सा होंगे। ऐनी ने इसे फिक्रमंदी से देखा। अब क्या होगा? शिजा कुछ सोचकर मुस्कुराई और बोली, वही होगा जो शिजा चाहती है। और इसका हाथ पकड़कर घर के पुराने दरवाजे तक आई और इसका मुआयना करने लगी। जब एनी की कुछ समझ में नहीं आया तो झट से बोली, क्या तुम स्पाइडर की तरह इस दरवाजे पर चढ़ोगी? शिजा इसे घूर कर बोली, बातें बंद करो और मुझे ऊपर करो। एनी ने इसे हैरत से देखा और बोली, कैसे ऊपर करूं? शिजा ने गुस्से से इसे देखा। एनी ने इसे ऊपर चढ़ने में मदद करने को कहा और इधर उधर देखकर भागकर निकल गई। शिजा अपने कमरे की खिड़की तक आई और ज़ोर से बजाने लगी। फारिया जो किताबें पढ़ रही थी उछल पड़ी और डरते डरते खिड़की तक आई। शिजा ने इशारे से इसे खिड़की खोलने को कहा। फरी ने जैसे ही खिड़की खोली, शिजा अंदर कूद पड़ी। ये तुम अपने ही कमरे में बिल्लियों की तरह खिड़की से क्यों घुस आई हो? शिजा ने इसकी बात अनसुनी करके बेड पर छलांग लगाई और कंबल डालकर लेट गई। फरी को इसकी बात इग्नोर करना बहुत बुरा लगा। वो किताबें उठाकर लॉन्च में आई, जहाँ पर मिसेस बख्शी आफिया बेगम और हसीब साहब से बहस कर रही थी। आपकी बेटी लड़कों की तरह गलियों में छक्के और चौके मारती है, तोड़ फोड़ करती है और आप इसे कुछ बोलते ही नहीं। हसीब साहब काफ़ी गुस्से में थे और फरी को बोले, शिजा को बुलाओ। थोड़ी ही देर में शिजा अंदर आंखें मलती बाहर आई और मासूमियत से बोली, बाबा आपने मुझे बुलाया? मिस्टर बख्शी ने शिजा को देखा तो सोफे से उछल पड़ी। तुम इधर कैसे? आफिया ने इन्हें समझाया कि शायद आपने किसी और लड़की को शिजा समझ लिया होगा। मिसेस बख्शी को कुछ समझ नहीं आया तो फौरन रफू चक्कर हो गई। फरी को बात समझ आई तो इसकी हंसी छूट गई। शिजा सोफे पर बैठ गई और टीवी पर कोई एक्शन मूवी लगा कर देखने लगी। जाबियार लाउंज में बैठा कब से अली का इंतज़ार कर रहा था और बार बार रेस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाता। सामने से अली को आते देखा तो गुस्से से बोला, मैं कब से यहाँ तेरा वेट कर रहा हूँ और तू है कि वॉशरूम में ऐसा घुसा कि निकल ही नहीं रहा था। अली सोफे पर बैठकर सीधा होकर बोला, यार नहा रहा था, टाइम तो लगेगा ना। वही अजली सी लापरवाही। तो क्या पूरे 1 महीने के बाद नहाए हो जो इतना टाइम लिया? और 1 घंटा हो गया तुझे वॉशरूम में घुसे। जावियार ने दांत पीस कर कहा, तो क्या टाइम भी नोट कर लिया तुमने? वैसे क्या खाओगे? अली ने मेहमान नवाजी निभाने की कोशिश की, जो इसे बहुत महंगी पड़ी। एक काम करो, जहर ला दो, वो तब कर बोला। अच्छा भाई, अभी तो चाय से काम चला लो, क्योंकि जहर मंगवाने में टाइम लगेगा। जावियार जो पहले ही गुस्से में था, इसकी बात सुनकर और गुस्सा हुआ। कैसा दोस्त है? तेरे जैसे दोस्त होने से तो मुझे डूब मरना चाहिए। इसने खा जाने वाली नज़रों से अली को देखा। यार इसके लिए तो फिर तुझे कराची जाना पड़ेगा, क्योंकि समुंदर इधर ही है और डूब मरने के लिए समुंदर से अच्छी जगह और कोई नहीं। अली ने मज़े से बोला। जावियार इसे मुक्का मारने उठा तो अली ने अपनी सेफ्टी के लिए झट कुशन उठाया, जबकि जावियार ने कुशन छीन कर उसे ही दे मारा जो इसके मुंह पर लगा। अली ने मुंह पर हाथ रखा और नाक टूटने की नाकाम एक्टिंग की। अगर एक और लफ्ज़ मुंह से निकाला तो सच में नाक तोड़ दूंगा।
फिर कराते फिरना प्लास्टिक सर्जरी, जाविया ने इसे वार्न किया। अली वापस आकर सोफे पर बैठ गया और बोला, यार तुम किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? चलो अब बताओ मसला क्या है? मम्मी और बाबा चाहते हैं कि मैं मम्मी की वो कनाडा वाली भांजी उरूज से शादी करूं। एंड यू नो व्हाट शी इज, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ गर्ल्स। जावियार गहरा सांस भरकर बोला, तो क्या तुम किसी गूंगी बहरी लड़की से शादी करोगे? अली अपनी हंसी दबाकर बोला। जावियार इसे घूरा तो अली झट से बोला, डोंट वेरी, इसकी सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जावियार और अली कज़न होने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी थे और पढ़ाई भी साथ की, बल्कि दोनों ने लाहौर में पढ़ाई की और अब इस्लामाबाद में अपने घर आ गए और वहीं से पढ़ाई शुरू की। हरीम सुबह से काफ़ी परेशान थी, कब से लॉन में चक्कर काट रही थी। शिजा भी वही थी। फरी जब आई तो हरीम को देखकर हैरान हुई, फिर शिजा से पूछा, ये अप्पी को क्या हुआ है? कब से इधर टहल रही है? पता नहीं शान पेट खराब हो गया हो। शिजा हंसकर बोली। फरी की भी हंसी छूट गई। हरीम भी आकर बैठ गई। क्या बात है अप्पी, कोई परेशानी है? फरी ने पूछा। तुम इस काबिल हो कि तुम्हें कुछ बताया जाए? हरीम जलकर बोली। अरे फरी की काबिलियत को तुम नहीं जानती। अरे फरी को तुम नहीं जानती, कॉलेज की एक लड़की से लड़ाई हो गई बेचारी की। इतना लेक्चर दिया कि बर्दाश्त ही नहीं कर पाई वो लड़की और बेहोश हो गई। शिजा ने हंसकर कहा। ओह तुम वहाँ थी क्या? फरी मुंह बनाकर बोली। मुझे कॉलेज से फ़ोन आया कि अपनी पागल बहन को ले जाओ और इसका इलाज करवाओ। शिजा मज़े से बोली। चुप करो तुम दोनों और मेरी मदद करो। हरीम हाथ उठाकर बोली। काय की मदद? शिजा ने पूछा। कल मैंने अम्मी को फातिमा आंटी से फ़ोन पर बात करते सुना कि अम्मी कह रही थी, आप फिक्र ना करें, हरीम आपकी ही बहू बनेंगी। हरीम ने बताया, तो ये कह दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। शिजा ने सलूशन पेश किया। अच्छा देखते हैं इस मामले को भी। अभी तो मैं ऐनी के घर जा रही हूँ। शिजा उठकर चली गई। फरी भी चली गई, जबकि हरीम सर पकड़कर बैठ गई। अली अपने कमरे में टीवी देख रहा था जब मुलाजिम ने इत्तला दी, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। कुछ देर बाद वो इनके कमरे में गया तो फैज़ान और फातिमा इसके मुंतज़र थे। पापा आपने बुलाया? अली सोफे पर बैठते बोला। मैं चाहता हूँ तुम कराची जाओ, मेरे दोस्त हसीब के घर। फैज़ान इसे देखते हुए बोले। हसीब अंकल की तरफ क्यों? पर क्यों? अली ने हैरत से पूछा। क्योंकि मैंने और फातिमा ने हसीब की बेटी को बहू बनाने का सोचा है। तुम लाहौर में थे, इनसे कभी मिल ना सके, तो इसलिए तुम इधर जाओ और वहाँ पर कुछ दिन ठहरो। इन्होंने बात ख़त्म करके अली को देखा। पापा मगर मैं तो कभी इनसे मिला ही नहीं, अली ने झिंझलाहट से कहा। इसलिए तुम वहाँ जाओ और इनसे मिलो, फैज़ान बोले। बेटा हरीम बहुत अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है वो तुम्हें ज़रूर पसंद आएंगी, फातिमा ने प्यार से बेटे को देखकर कहा। तो फिर तुम कल कराची जा रहे हो? फैज़ान मुस्कुराकर बोले। अली बस सर हिलाकर रह गया। वो तीनों इस वक्त हरीम के कमरे में मौजूद। शिजा कुछ करो, तुम्हारे पास तो हर मसले का हल होता है, हरीम ने इल्तिजा से कहा। डोंट वेरी, मैं कुछ करती हूँ, शिजा ने इसे तसल्ली दी। फिर कुछ सोचते हुए कहा, सुनो, जब तुम इसके सामने जाओ तो एबनॉर्मल की तरह एक्टिंग करना, तो वो खुद ही भाग जाएगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे क्या पता कि एबनॉर्मल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। हरीम तपकर बोली। ओ लो सुनो बात, फरी को ही देख लो, एबनॉर्मल का चलता फिरता नमूना है ये। शिजा आँख दबाकर बोली। फरी ने सुना तो उछल पड़ी। क्या कहा तुमने? फरी ने आंखें दिखाई। मजाक कर रही हूँ, टेक इट ईजी, शिजा ने तसल्ली दी। मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी प्लान में कोई इंटरेस्ट है। जा रही हूँ मैं। वो उठने लगी। हाँ जाओ और जाकर कोई कार्टून देखो, बड़ी आई हूँ। शिजा ने इसकी नकल उतारी। यार कोई और आइडिया दो, हरीम ने इल्तिजा की। अच्छा सुनो, इसने सारी बात बताई। वाह यार ग्रेट, हरीम खुश हुई। तुम भी ना इस बात पे हाई फाई। हसीब और आफिया ने अली का बहुत अच्छे से इस्तकबाल है। शिजा और फरी की भी हेलो हाय हो गई। थोड़ी गपशप के बाद वो रेस्ट करने गया। शाम को जब बाहर आया तो लॉन्च में ही बैठ गया। शिजा भी चाय ले
शिजा भी चाय का कप लिए इधर बैठ गई। तो आपको कोई मसला तो नहीं हुआ ना कमरे में? शिजा ने चाय पीते हुए पूछा। कैसा मसला? बिल्कुल, मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आई, अली ने मुस्कुरा कर कहा। ओ हाँ, पहला दिन है ना, इसलिए बख्श दिया होगा, शिजा ने आंखें डगमगा कर कहा। मतलब? अली ने नासमझी से इसे देखा। शिजा ने चाय का कप रखा और सीधा होकर बैठी। मतलब मैं आपको समझाती हूँ, असल में जिस कमरे में आप ठहरे हैं, बहुत साल पहले इसमें एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी, और जो भी इस कमरे में रहता है वो लड़की इसे रहने नहीं देती। वो खौफनाक तासुरात चेहरे पर सजा कर बोली। ओ सीरियसली? अली ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। उफ, ऑफ कोर्स, एंड वो बहुत जल्दी आपको इस कमरे से भगा देंगी, शिजा ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। ओ अगर ऐसा है तो डोंट वेरी, रूह है मुझे नहीं बल्कि मैं इसे भगा दूंगा, अली मज़े से बोला। देखते हैं कौन किसे भगाता है। शिजा कप उठाकर चली गई, जबकि अली को इसकी बातों पर हंसी आने लगी। अली डिनर के बाद अपने कमरे में आया तो फातिमा की कॉल आई। कैसे हो बेटा, और हरीम कैसी लगी? फातिमा ने बेसब्री से पूछा। अच्छी है, बट इसकी थोड़ी सी नाक टेढ़ी है, अली शरारत से बोला। अली बिहेव यू सेल्फ, फातिमा सख्ती से बोली। ओह जस्ट जोकिंग मम्मी, अच्छा है, पहले खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया और बेड पर आकर लेट गया, पर सामने देखकर ठटक गया। दीवार पर एक पेंटिंग लगी हुई थी जिसमें एक लड़की सफ़ेद कपड़े पहने हाथ में एक मटकी लिए खड़ी थी और इसके मुंह पर खून की लकीरें बनी हुई थी। अली को वो पेंटिंग बहुत अजीब लगी। वो आंखें बंद करके सोने लगा और अचानक ज़ोर से खिड़की बजने की आवाज़ सुनी। वो आई, वो हड़बड़ा कर उठ गया और खिड़की की तरफ गया, पर वहाँ कोई नहीं था। वापस आकर बैठा तो फिर से आवाज़ आई। इसने बाहर जाकर देखा, कोई नहीं था वहाँ। फिर वापस आकर कानों में हेडफोन लगाकर लेट गया। वो दोनों अपने कमरे में आई। आज के लिए इतना काफ़ी है, शिजा बोली, और दोनों गुड नाइट कहकर सो गई। सुबह उठा तो काफ़ी फ्रेश लग रहा था। बाहर लाउंज में आकर बैठ गया। ओ अरे बेटा, तुम उठ गए, नाश्ता लगा दूँ तुम्हारे लिए? आफिया ने प्यार से कहा। नो आंटी, फ़िलहाल तो मैं चाय पीऊँगा, अली ने सोफे पर बैठते हुए कहा। शिजा भी वही थी। अच्छा, मैं हरीम से कहती हूँ। वो चली गई। थोड़ी देर बाद हरीम चाय लेकर आई और ज़ोर से टेबल पर कप को रखा और चली गई। अली को अजीब सा लगा। शिजा गला खंखार कर बोली, आप माइंड मत कीजिएगा, कभी कभी हरीम को इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं। अली ने इसे हैरत से देखा। एक्चुअली जब हम इधर नए शिफ्ट हुए थे ना, हरीम ने वही कमरा लिया था और इस पर वो मटकी वाली भूतनी का साया हो गया, शिजा ने इंकशाफ किया। जबकि इसी वक्त जावियार का फ़ोन आया और वो बाहर निकल गया। अली किसी काम से बाहर गया हुआ था। इस वक्त वो दोनों इसके कमरे में मौजूद थी। पागल लड़की, दरवाज़ा तो लॉक करो, शिजा ने इसके सर पर चपत लगाई। ओ हाँ, वो पीछे मुड़ी। शिजा ने अलमारी खोली और अली की सारी शर्ट बाहर निकाली। चलो अब इनमें से ब्रांडेड शर्ट निकालते हैं। इसने एक शर्ट उठाई। हाय, इस पर तो स्विट्ज़रलैंड का टैग है, शिजा हैरान होकर बोली। और उस पर, अरे इस पर तो पेरिस का टैग है। हरीम ने शर्ट लहराई। वैसे इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा खासा हैंडसम है और पर्सनैलिटी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, तुम्हारे साथ अच्छा लगेगा, शिजा ने तबसरा किया। जिस काम के लिए आए हैं वो कर ले, हरीम दांत पीस कर बोली। इसने कुछ शर्ट उठाई और उसके बैक साइड पर पेंट कलर से बड़े बड़े एक्स बनाए और वापस अलमारी में रख दिए। वो तीनों टीवी देखने पर लड़ाई कर रही थी क्योंकि सबकी पसंद मुख्तलिफ थी और हर किसी को अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना था। तभी अली हाथ में शर्ट लिए इधर आया। मेरे रूम में कौन गया था? इसने बमुश्किल गुस्सा दबाकर कहा। ओ कुछ हुआ? सब इसी मटकी वाली भूतनी ने किया होगा, शिजा दुख से बोली। कौन मटकी वाली भूतनी? फरी ने पूछा। हरीम ने इसकी चुटकी काटी और मुंह बनाकर रह गई। मुझे इन सब बातों पर बिलीव नहीं, अली ने संजीदगी से कहा। तो भला ऐसे वाहियात हरकत कौन कर सकता है? शिजा उठकर बोली।
अली वापस कमरे में आया, बेड पर बैठा, सामने दीवार पर देखा तो वो पेंटिंग वहाँ नहीं थी। और ऐसा ही होता, रात को वो पेंटिंग लगी होती और दिन में वो पेंटिंग गायब हो जाती। इसको कुछ समझ ना आया और हरीम का रवैया भी नॉर्मल नहीं था। वो उठकर बाहर निकल गया। यार, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हरीम उंगलियां ममोड़ती बोली। तो क्या करूं मैं, और वैसे भी मम्मी पापा को अली बहुत पसंद है, और कुछ भी हो वो तुम्हारी शादी इसी से कराएंगे, शिजा ने बेजारगी से कहा। आखिरी बार ट्राई करते हैं, वो इल्तिजा से बोली। अच्छा, मेरे पास एक और आइडिया है, वो थोड़ी ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचते हुए बोली। अली सोने से पहले हमेशा टेरिस पर जाता ताज़ा हवा खाने के लिए, ये इसकी आदत थी। जब वो ऊपर गया तो सामने देखकर ठटक गया। वहाँ पर एक लड़की सफ़ेद कपड़े पहने हाथ में मटकी लिए खड़ी थी और इसके सारे बाल आगे को थे। अली को ठंडे पसीने आने लगे। वो नीचे को लपका। तेज चलने से इसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिरा। इसके सर पर काफ़ी चोट भी लगी और पाँव में फ्रैक्चर भी हो गया। ऊपर खड़ी हरीम आवाज़ सुनकर काँप सी गई। काफ़ी दिनों बाद अली का पाँव ठीक हुआ और वो आज इस्लामाबाद जा रहा था। हरीम को बहुत शर्मिंदगी हुई। वो ये नहीं चाहती थी कि इसे चोट लगे। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और पता नहीं क्यों इसका दिल खाली खाली सा लग रहा था। वो और शिजा सीढ़ियों पर बैठी थी। यार, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मेरी वजह से इसे चोट लगी। हरीम दिल की नरम थी, इसे ये बात नहीं भूल रही थी। हम शिजा ने सर हिलाकर कहा। फरी भी इधर आ गई। तुम दोनों ने अली भाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो बहुत अच्छे हैं और अप्पी आपने इनकी शर्ट खराब की और इनके साथ नॉनसेंस बिहेव किया, सिर्फ इसीलिए कि आपका रिश्ता इनसे ना हो पाए। भाई, गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं, और वैसे भी मैंने तो सब इसके कहने पर किया था, शिजा गफ़ी से बोली। तब ही पीछे से आते अली को देखा तो तीनों को जैसे सांप सूंघ गया। अली ने इनकी सारी बातें सुन ली और एक नज़र इन तीनों को देखा और तेज़ी से अंदर चला गया। हरीम को तो कपकपाहट होने लगी। अब क्या होगा अगर बाबा को पता चला कि अली को हमारी वजह से चोट लगी तो वो हमें मार ही डालेंगे। जबकि शिजा को भी अपनी फ़िक्र खाने लगी। अली इस्लामाबाद चला गया और अगले दिन फातिमा का फ़ोन आया। अली ने हरीम के लिए हाँ कर दी थी। वो बहुत खुश होकर बोली, आफिया भी मुतमईन हुई और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी तरफ आए, कुछ दिन यहाँ ठहरे, इस तरह हरीम का भी दिल मुतमईन हो जाएगा। फातिमा ने कहा, अच्छा, मैं हसीब से बात करती हूँ, आफिया ने सोचकर बोला और इधर उधर की बातें की, फिर फ़ोन बंद कर दिया। यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हमने इसके साथ इतना सब कुछ किया फिर भी इसने मना नहीं किया, हरीम ने हैरत से कहा। अब क्या होगा अगर बाबा को पता चला कि अली को हमारी वजह से। हाँ, सही कह रही हो, बट अच्छा है इसने किसी को बताया नहीं। और तुम्हें पता है, फातिमा आंटी ने मम्मी से बात की, वो हमें इस्लामाबाद आने को कह रही है। इसने खुश होते हुए बताया। पागल हो क्या, हमने अली के साथ इतना सब कुछ किया और अब इधर मुंह उठाकर चले जाएंगे। हरीम रूहान सी होकर बोली। क्यों भाई, मैं तो जाऊंगी। और बेटा, बाबा ने भी हाँ कर दी है। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, बात कही, बहुत अरसे के बाद हम कहीं बाहर जा रहे हैं, शिजा मज़े से बोली। हरीम को टेंशन लाहक हो गई। वो दोनों जावियार के घर थे। आई कांट बिलीव इट, तुम्हें लड़कियों ने बेवकूफ़ बनाया, जाविया ने हंसी दबाते हुए कहा। हाँ, इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया और अब इनकी बारी है, और तुम देखना कि मैं इस हरीम के साथ क्या करता हूँ, सारे बदले ले लूँगा इससे। अली एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। और सुनाओ, तुम्हारे मसले का क्या बना, अली ने पूछा। होना क्या है, मैंने उरूज को खुद ही मना कर दिया, जावियार ने बेजारी से कहा। वो लोग इस्लामाबाद पहुँच गए और सब बहुत खुश थे सिवाय हरीम के। इसको टेंशन लाहक थी, वो अली का सामना कैसे करेंगी। वो सब लाउंज में बैठे थे, तभी अली की एंट्री हुई। वो हसीब और आफिया के साथ बड़े एहतराम से मिला। बज़ाहिर तो वो बहुत नॉर्मल लग रहा था। इसने हरीम को मुस्कुराकर सलाम किया, जबकि हरीम की मुश्किल आवाज़ निकली। ऐसा लग रहा था जैसे इसके गले में किसी ने फंदा डाल दिया हो। अली भाई, हमने आपको बहुत मिस किया, शिजा दांत निकाल कर बोली, जबकि फरीक को तो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए इचकी लगी। तभी भाई,
اب مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا، میں چاہتی ہوں حریم کو علی کے نام کی انگوٹھی پہنا دوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بہو کو انگوٹھی پہناؤں؟ فاطمہ نے عافیہ اور حسیب کو مخاطب کیا۔ جی بھابھی، حریم اب آپ کی بیٹی ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے، حسیب نے مسکرا کر حسیب نے کہا۔ فاطمہ نے حریم کو انگوٹھی پہنائی اور سب نے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرایا۔ فری نے بھی مٹھائی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو شیزا نے ڈبہ پرے ڈھکیلا۔ اور کتنی مٹھائی کھاؤں گی، پہلے ہی اتنی ٹھوس چکی ہو، اب کیا ہاتھی کا نمونہ بننا ہے؟ میرے منہ مت لگا کرو تم، فری مٹھائی جھپٹ کر بولی۔ حریم سب کے بیچ میں بیٹھی کافی نروس لگ رہی تھی، اور جب علی پر نظر پڑی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور مسکرا دیا۔ جب حریم نے فوراً نظریں نیچے کر دی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور شیزا کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی لان میں آئی کہ اچانک باہر سے آتے ہوئے زاویار سے ٹکرائی۔ اف، اندھے ہو کیا، دکھائی نہیں دیتا؟ شیزا نے سر پکڑ کر کہا۔ او ہلو مس میری، آنکھ تو بالکل ٹھیک ہے خدا کے فضل سے، پر شاید آپ اتنی پھرتئی میں ورلڈ بیسٹ رنر کا ایوارڈ لینے جا رہی تھی۔ زاویار بھی اپنے نام کا پکا تھا، کیسے نہ جواب دیتا۔ او مسٹر، تمیز سے، تم جانتے نہیں کہ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ شیزا نے انگلی دکھائی۔ او، تو کیا تم اس ملک کی نئی پرائم منسٹر ہو؟ زاویار نے بھویں اچکا کر کہا، جبکہ شیزا اندر تک جل گئی۔ یس آئی ایم، ویسے تم کون ہو؟ مجھے تو کوئی سڑک چھاپ بھیک مانگنے والے فقیر لگ رہے ہو، شیزا نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ زاویار جو امپورٹنٹ پینٹ شرٹ پہنے کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، شیزا کی بات پر آنکھیں سکڑ کر بولا، اور آپ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے تو 10 گھروں میں کام کرنے والی ماسی لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر شیزا کو اتنا غصہ آیا کہ آپے سے باہر ہو گئی۔ اور تم تو ایسے لگتا ہے گھروں میں چندہ مانگنے جاتے ہو مسٹر چندو، شیزا نے اونچی آواز میں کہا، جبکہ زاویار اس کے آخری الفاظ چندو پر اٹک گیا۔ پھر جب بولنے کے لیے منہ کھولا تو سامنے سے آتے فیضان کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ارے زاویار بیٹا، آؤ میں تمہیں اپنے دوست سے ملواتا ہوں۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا، پر بارش میں کھڑی شیزا کے ساتھ وہ بھی پوری طرح بھیگ گیا تھا۔ وہ سب لان میں بیٹھے تھے اور موسم بھی کافی خوشگوار تھا۔ زاویار اور اس کے پیرنٹس بھی آئے ہوئے تھے۔ فیضان، میں تم سے سخت ناراض ہوں، تم نے بڑے بھائی کے بغیر علی کی انگیجمنٹ کر دی، کمال نے ناراضگی سے کہا۔ ارے نہیں بھائی، میں نے تو کہا تھا کہ آپ کو بھی بلا لیتے ہیں، مگر فاطمہ کو بہت جلدی تھی، اور ویسے بھی صرف انگوٹھی ہی پہنائی ہے۔ فیضان نے وضاحت پیش کی۔ تب ہی فاطمہ نے عقیلہ کو آواز لگائی اور چائے کا آرڈر دیا۔ ممی، حریم بہت اچھی چائے بناتی ہے، آج اس کے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں، علی نے حریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ حریم کو کرنٹ لگا، کیونکہ ایک بار اس نے علی کی چائے میں 10 چمچ پتی کے ڈالے تھے، اور پھر جو علی کی حالت ہوئی تھی۔ عافیہ نے حریم سے چائے بنانے کو کہا اور وہ اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد علی بھی اس کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ سنو، تمہیں فاریہ ٹیرس پر بلا رہی ہے، علی نے اسے پیچھے سے آ کر کہا۔ پر میں تو چائے بنا رہی ہوں، حریم چونک کر بولی۔ ڈونٹ ویری، تم جاؤ، تب تک میں اسے دیکھ لوں گا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہوئی چلی گئی، اور علی نے چائے میں نمک ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ فری تو اوپر نہیں تھی، اس نے الجھی ہوئی کہا۔ او شاید وہ نیچے گئی ہو، کیونکہ میں جب اپنے روم میں جا رہا تھا تو اس کی آواز سنی، وہ کہہ کر چلا گیا۔ حریم چائے لے کر آئی اور سرو کی۔ چائے کے پہلے گھٹ پر ہی سب کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ یخ، اس میں تو نمک ہے، زاویار نے کپ واپس رکھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا، بیچاری حریم خوب شرمندہ ہوئی اور علی اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا۔ شیزا ہال میں ٹی وی دیکھ رہی تھی اور تبھی زاویار اندر داخل ہوا۔ شیزا نے اسے دیکھ کر منہ بنایا۔ لگتا ہے کچھ لوگوں کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، ہر وقت دوسروں کے گھروں میں منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں۔ وہ چینل بدل کر بولی۔ زاویار اوپر علی کے کمرے میں جا رہا تھا کہ اس کی بات سن کر رک گیا۔ اور لگتا ہے کچھ لوگوں کے پاس کوئی کام دھندہ نہیں ہے تو دوسروں پر 3rd کلاس کمنٹ پاس کرتے ہیں، زاویہ نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ 3rd کلاس لوگوں کے لیے 3rd کلاس کمنٹ ہی ہوتے ہیں، وہ ہنس کر بولی۔ یو نو واٹ،
तुम मुझे किसी पागल खाने से भागी हुई साइको लगती हो, जावियार ने उंगली उठाकर कहा। लगता है आज चंदा नहीं मिला मिस्टर चंदू को, इसलिए इतने गुस्से में है। शीजा कहकर लगाकर हंसी। डोंट वेरी, वो सारा चंदा मैं तुम्हें ही दूंगा मिस करनानी। वो कहकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। वो मुंह बनाकर टीवी देखने लगी। हरीम किचन में कोई ख़ास डिश बना रही थी। अली पानी पीने किचन में आया तो सामने इसकी इंगेजमेंट रिंग नज़र आई। रिंग ख़राब ना हो इसलिए इसने वो रिंग उतार कर रख दी थी, पर अली ने वो रिंग उठाकर अपने जेब में रखी और चला गया। हरीम ने फारिग होकर रिंग तलाश की पर वो नहीं मिली। हरीम इतनी परेशान हो गई कि क्या कहूँगी सबको कि मैंने रिंग गुम कर दी। वो रूहान सी हो गई। सब डिनर कर रहे थे जब अली बोला, हरीम तुम्हारी रिंग कहाँ है? अली ने हैरान होकर पूछा। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। उसके गले में तो जैसे सांस अटक गई। वो पता नहीं, मैं कुकिंग कर रही थी इस वजह से उतार कर रखी थी, पर मुझे नहीं मिली। वो घबरा कर बोली, हरीम बच्ची हो तुम जो रिंग गुम कर दी तुमने? आफिया ने नाराज़गी से पूछा। इसके आंसू निकल गए। वो उठकर चली गई। आफिया, क्या ज़रूरत थी बच्ची को डांटने की? कोई बात नहीं, दूसरी रिंग आ जाएंगी, फातिमा ने नाराज़गी से कहा और उठकर हरीम को लेने गई। और अली खुश होकर मज़े से खाना खाने में लग गया। वो पाँचों इस वक्त किसी बड़े से रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। फातिमा के कहने पर अली और जावियार इन्हें बाहर घुमाने ले आए थे। वो एक टेबल पर गए। वहाँ पर 4 कुर्सियाँ थी, जबकि शीजा के लिए कोई चेयर नहीं बची थी, तो इसने बराबर वाली अमील से कुर्सी खींची। जबकि एक औरत चेयर पर बैठने वाली थी तो इसने कुर्सी हटाई और वो औरत गिरते गिरते बची। शीजा ने हड़बड़ा कर देखा और जावियार की तरफ इशारा कर दिया। वो इसके बराबर में खड़ा था और इसका इशारा भी देख चुका था। फिर क्या बेचारे को इस औरत ने इतनी सुनाई कि इनको वहाँ से जाना पड़ा। जावियार ने गुस्से से शीजा को देखा और दिल ही दिल में इसको सबक सिखाने की ठान ली। इस वक्त वो सब एक मॉल में मौजूद थे, जो कि फरी की फरमाइश थी। हरीम और फरी एक ज्वेलरी शॉप में घुस गई। शीजा को ज्वेलरी का शौक़ नहीं था। वो एक परफ्यूम शॉप में गई। जावियार भी इसके पीछे आया। वो परफ्यूम की स्मेल देख रही थी। जावियार ने आहिस्ता से एक परफ्यूम नीचे गिरा दी और पीछे हट गया। एक सेल्स गर्ल दौड़ती हुई आई। मैम, आपने परफ्यूम तोड़ दी है, अब आपको इसके चार्जेस पे करने होंगे। वो लड़की अजलस से बोली। एक्सक्यूज़ मी, मैंने ये नहीं तोड़ी और ना ही मैं इसकी कोई चार्जेस पे करूँगी। शीजा के पास 1 करोड़ भी अगर होता तब भी वो ना देती, क्योंकि ये इसकी गलती नहीं थी। और जावियार को ये बात पता थी। इन दोनों की इतनी बहस हुई कि शीजा का गला ही बैठ गया। मैं तुम पर केस कर दूंगी, समझती क्या हो खुद को? कस्टमर पर इल्ज़ाम लगाते हो, क्या पता खुद ही गिराई हो और चालाकी से हमसे पैसे बटोर रहे हो। शीजा ने हाथ कमर पर रख कर लड़ाकू औरतों की तरह कहा। जावियार बमुश्किल हंसी दबाकर बाहर निकल आया और जब अली को फ़ोन आया तो वो फ़ौरन अंदर गया और इनको पैसे देकर शीजा को बाहर लेकर आया। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो शीजा इस लड़की के बाल नोच लेती। तुमने क्यों पैसे दिए? इसने बैठी हुई आवाज़ में कहा। अगर मैं पैसे ना देता तो यकीनन तुम दूसरा परफ्यूम उसके सर पर तोड़ देती, इसने हंसी दबाते हुए कहा। वो दोनों बाहर निकल आए। हरीम को ज्वेलरी शॉप ले जाऊं? मम्मी, मैं हरीम को ज्वेलरी शॉप ले जाऊं? इसकी रिंग गुम हो गई थी ना। अली ने एक और मंसूबा बनाया हरीम को सताने का। हाँ बेटा जाओ, पर अभी तो शाम हो रही है और काफ़ी ठंड भी है बाहर। डोंट वेरी मम्मी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, अली ने उठते हुए कहा और हरीम से कहा कि वो जल्दी नीचे आ जाए। वो शश वो पिंज में घिरी नीचे आई। फातिमा के कहने पर ना चाह रहा इसे जाना पड़ा। वो दोनों गाड़ी में बैठे। अली कब से ड्राइविंग कर रहा था, यहाँ तक कि सड़कें सुनसान होने लगी और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। तब हरीम बेचैनी से बोली, कहीं आप रास्ता तो नहीं भूल गए? क्यों, डर लग रहा है? अली ने इसे देखकर कहा। नहीं, ये सड़कें काफ़ी सुनसान हैं, इसने परेशानी से कहा। गाड़ी एक झटके से रुकी। ओह, इसको क्या हुआ? अली ने हैरत से कहा और बाहर निकला। रात होने को थी। सुनसान सड़कें हरीम को कपकपाहट होने लगी। वो भी बाहर निकली और अली के बराबर खड़ी हो गई। पता नहीं गाड़ी को यूं अचानक क्या हो गया, इसने हरीम से कहा
اور سامنے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ حریم وہ کیا ہے؟ اس نے سامنے اشارہ کیا۔ حریم نے سامنے دیکھا تو اسٹیچو بن گئی۔ وہاں ایک لڑکی سفید کپڑے پہنے جو خون سے رنگے ہاتھ بال آگے کیے تھے وہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حریم نے علی کی جیکٹ کو زور سے پکڑا اور چیخنے لگی۔ علی گھبرا گیا اور اس نے سامنے لڑکی کو جانے کا اشارہ کیا اور حریم کو چپ کرانے لگا۔ حریم پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور علی کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ حریم اتنی کمزور دل کی ہے۔ ریلیکس حریم، وہ کچھ لوگوں نے ہم سے پرینک کیا ہے، دیکھو ادھر کتنے سارے لوگ ہیں۔ اس نے دیکھا تو وہاں کچھ لوگ تھے جو علی کے اشارے سے باہر آئے۔ علی پلیز یہاں سے چلو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے فکر مندی سے اسے دیکھ اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شیزا لان میں ٹہل رہی تھی۔ زاویار کو گیٹ سے آتے دیکھا تو دوڑ کے اکیلا سے پائپ لیا جو پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ جب زاویار نزدیک آیا تو اس نے پانی والا پائپ اس کی طرف کیا۔ اف، تم اپنے دماغ کا علاج کیوں نہیں کرواتی؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو خیرات میں دے دیتا ہوں، زاویار نے جل کر کہا۔ پہلے تم اپنے دماغ کا علاج کراؤ مسٹر چندو، شیزا نے پائپ پھینک کر کہا۔ اگر کہو تو آج تمہارا اپائنٹمنٹ لے لوں ڈاکٹر سے، زاویار نے دانت پیس کر کہا۔ ہاں لے لو، پر اپنے لیے، مجھے ضرورت نہیں، اس نے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ خود کو اینجلینا جولی سمجھتی ہے محترمہ، زاویار نے جل کر کہا، اور تم 90s کے فلاپ ہیرو، وہ ہنس کر بولی اور اندر چلی گئی۔ آج وہ کراچی جا رہے تھے۔ حریم ٹیرس پر تھی۔ علی بھی ادھر آ گیا۔ علی نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ سب اس نے کیا۔ وہ کافی شرمندہ ہے۔ یہ تمہاری رنگ، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اوہ، یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے چھپا دی تھی تاکہ تمہیں ڈانٹ پڑے، علی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ ناراضگی سے بولی۔ تم نے بھی تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، علی نے بولا۔ اس کے لیے میں سوری بول چکی ہوں آپ کو، وہ جلدی سے بولی۔ اور میں بھی تو سوری کر رہا ہوں، تو کرے سوری، وہ تیزی سے بولی۔ کر تو رہا ہوں، ایسے کرتے ہیں سوری، وہ حیران ہو کر بولی۔ تو کیسے کرتے ہیں؟ علی مسکرا کر بولا۔ احترام سے، سنجیدگی سے، جبکہ آپ تو ہنس رہے ہیں۔ جناب عالیہ، حریم حسیب، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، مہربانی کر کے ہمیں معاف کر دے، اس نے بمشکل اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، جبکہ حریم بھی ہنس دی۔ وہ لوگ کراچی آ گئے۔ ان دنوں میں شیزا نے زاویار کو بہت مس کیا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد حریم اور علی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، اور وہ سب بھی ادھر، اور ہر وقت زاویار اور شیزا کی نوک جھوک چلتی رہتی۔ پھر ایک دن کمال اور شمائلہ نے شیزا کا زاویار کے لیے رشتہ مانگا۔ شیزا کو بھی چلتے پھرتے اس بات کی ہوا لگ گئی۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی پکوڑے کھا رہی تھی جب زاویار بھی ادھر آ گیا۔ تمہیں پتا ہے آج کل گھر میں کون سی گوسپ چل رہی ہے؟ زاویار سیڑھیوں پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ کون سی گوسپ؟ وہ انجان بن کر بولی۔ اب یہ 90s کی فلاپ ہیروئن کی طرح ریئیکٹ مت کرو، زاویار نے کہا۔ یہ میرا ڈائیلاگ ہے، وہ پکوڑا منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ اوہ ہاں، اب تو تم بھی میری ہو جاؤں گی، وہ بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ او ریلی، شیزا نے اسے دیکھا۔ ریلی، زاویار بھی اسی کے انداز میں کہا۔ اس خوشی میں یہ لو، اس نے ایک پکوڑا اس کی طرف بڑھایا اور جانے لگی۔ زاویار نے پکوڑا منہ میں ڈالا تو اس کا منہ سے دھواں نکل گیا۔ زاویار کو مرچی والے پکوڑے پسند نہیں تھے۔ شیزا نے جان بوجھ کر اسے مرچی والا پکوڑا کھلایا۔ وہ فوراً کچن کی طرف بھاگا۔ علی اور حریم کی شادی پر شیزا اور زاویار کی بھی انگیجمنٹ کا پروگرام بنا لیا، پر شیزا نے منع کر دیا کیونکہ حریم کی شادی میں وہ خوب انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے اس کی انگیجمنٹ کچھ دنوں کے بعد طے پائی تھی۔ حریم دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی کافی پیارے لگ رہے تھے۔ شیزا اور فری نے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا کیا، اور آخر میں جب فوٹو سیشن شروع ہوا تو اتفاق سے شیزا اور زاویار ایک دوسرے کے برابر میں کھڑے تھے۔ تم میرے ساتھ کھڑے ہو کر پکس مت بناؤ، اچھی نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ زاویار نے پوچھا۔ میں اتنی پیاری جو لگ رہی ہوں، اس نے ادا سے کہا۔ نہیں، تم اسی لیے کہہ رہی ہو کیونکہ میں تم سے زیادہ پیارا لگ رہا ہوں، اس نے بالوں میں ہاتھ گھما کر کہا۔ بابا، خوش فہمی ہے تمہاری، جاؤ جا کر منہ دھو کر آؤ، اس نے ہنس کر کہا۔
میرا تو منہ دھلا ہوا ہے، بٹ پلیز تم اپنا مت دھونا، ورنہ تمہارا اصلی چہرہ دیکھ کر سب لوگ ڈر کر بھاگ جائیں گے، اس نے آہستگی سے بولا۔ اس نے زاویار کو زور سے مکہ مارا۔ کیا چیز ہو تم؟ زاویار نے اسے غصے سے دیکھا۔ ہم سا نہ کوئی، وہ کھل کر بولی۔ اتنے میں کیمرہ مین کی آواز آئی، پلیز لک ایٹ فرنٹ۔ پھر دونوں نے مسکرا کر کیمرے میں دیکھا۔ ختم شدہ۔